दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कल जो कि हमारी क्लास नहीं आ पाई थी मैथमेटिक्स की, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, तो पहले तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं मैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज। पिछली क्लास में हमने रेखा और कोण को कंप्लीट कर लिया था, तो आज की क्लास में हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे। ट्रायंगल किसे कहते हैं, इन त्रिभुज किसे कहते हैं, उसके रिलेटेड क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग सबसे पहले त्रिभुज की डेफिनेशन से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि त्रिभुज कहते किसे हैं। तो दोस्तों त्रिभुज जो होता है ना, वो ट्रायंगल या त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो किसी भी त्रिभुज की अगर परिभाषा की बात की जाए तो ये कहलाती है इसकी भुजा ए बी, बी सी और ए सी। इन तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो है ना, उस शेप को, उस आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। इसका मतलब त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होगी, तीन भुजाएं मिलेंगी तो त्रिभुज बनेगा। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। अब इसके अंदर जो कुछ काम की बातें हैं ना, वो अपन यहाँ से लिखते हुए चलते हैं। पहली जो काम की बातें ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री होने का मतलब ये हुआ कि कोण थीटा वन, देखिए ये तीनों कोण है त्रिभुज के, थीटा वन, थीटा टू और ये थीटा थ्री। तो थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री बराबर 180 डिग्री। अब इस बात को जरा प्रूफ करते हैं कि सर ये कैसे 180 डिग्री होता है, जरा मुझे बताओ। तो दोस्तों इसको प्रूफ करने के लिए आपको बहुत सिंपल सा काम करना होता है। आप त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के समांतर रेखा खींच दो, किसी भी एक भुजा के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, और इस तरह से ड्रॉ करना है, इस तरह से बनानी है कि वो अगले सामने वाले सिर से गुजरे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि बीसी भुजा के समांतर मैंने एक रेखा खींच लिया जिसका नाम मैंने x, y दिया। मान लीजिए कि मैंने एक ये रेखा खींचा। अगर मैंने ये रेखा खींचा तो मेरे दोस्त मुझे बताओ, अगर ये दोनों समांतर रेखा हैं, आप कहोगे ना कि सर ये कोण और ये कोण तो एकांतर कोण होंगे, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, माने ये कोण हमारे लिए हो जाएगा थीटा टू। इसी तरीके से अब आप कहोगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा, एकांतर कोण है, माने कोण थीटा थ्री बराबर होगा कोण थीटा थ्री के, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। इसका मतलब यहां से एक बात समझ में आ गई कि सर इसका मतलब ये कोण है हमारे पास पूरा थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री। और अब आप कहोगे कि सर लाइन और कोण वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किसी भी रेखा के एक ही और बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, माने ये तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो ये बात जो हमने लिखी थी वो हमने प्रूफ भी कर लिया है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब अगली जो काम की बात है ना, सेकंड जो हमारा पॉइंट है, वो जरा हम जानते हैं कि वो क्या है। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का लंबाइयों का योग, दो भुजाओं के लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाइयों का योग, लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। का मतलब ये हुआ कि दो भुजाएं, जैसे मान लीजिए इस ए कोण के सामने की भुजा को मैंने ए नाम दे दिया है, ठीक है, और बी के सामने की भुजा, ये लंबाई मेरे लिए ए है। इसी तरीके से ये जो लंबाई आई है ना मेरे पास,
इस लंबाई को मान लिया मैंने b है और इस लंबाई को मैंने मान लिया है स्मॉल c है, ठीक है। और ये अगर इन भुजाओं की लंबाई है तो किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, इस बात को हमको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी होगा, या आप ये बोल सकते हो कि b प्लस सी ग्रेटर देन ए होगा, या आप बोल सकते हो a प्लस सी ग्रेटर देन b होगा। यानी किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, इसका तीसरा पॉइंट जो है ना वो देखो। अब इस तरह दूसरा पॉइंट तो अच्छे से समझ में आ गया, अब जरा तीसरा पॉइंट बताओ मेरे दोस्त। तीसरा जो पॉइंट है ना वो ये है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। तीसरी भुजा से छोटा होगा माने तीसरी भुजा हमेशा बड़ी होगी, योग तो बड़ा होगा और अंतर छोटा होगा। अच्छा, अब अंतर कैसे सर? जैसे मैंने कहा कि a माइनस बी करोगे आप तो a माइनस बी का मान हमेशा c से छोटा आएगा। अब क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना a माइनस बी वो लंबाइयां हैं और दो लंबाइयों का अंतर, दो भुजाओं की लंबाई का अंतर भी हमेशा पॉजिटिव लेंगे क्योंकि लंबाई हमेशा प्लस में होती है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड लगा सकते हैं हमेशा। इस सिंबल को बोलते हैं मॉड, माने इसको पढ़ेंगे क्या? मॉड a माइनस बी। क्या पढ़ेंगे इसको? ऐसे पढ़ते हैं मॉड a माइनस बी, ऐसा पढ़ा जाता है। तो मॉड a माइनस बी का मतलब होता है कि ये जो आंसर देगा ना वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। और पॉजिटिव हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर है और वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। इसी तरीके से अगर आप b माइनस सी करोगे तो वो a से छोटा होगा। इसी तरीके से अगर आप a माइनस सी करेंगे तो वो b से छोटा होगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है तीनों बातें जो बेसिक एक त्रिभुज में रिक्वायरमेंट बातें थी ना वो सबको समझ में आ गई कि हाँ सर ये बात समझ में आ गया कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात भी हमने प्रूव कर लिया। इसके बाद किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। ये अगर बात समझ में आ गई तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले स्लाइड में। ये वही चीज लिखा हुआ है जो हमने पीछे लिखा था, इस त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बस इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। अब आगे जो अगला पॉइंट है वो बड़ा काम का पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना। ये बड़े काम के और बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसीलिए इसको ढंग से पूरा आराम से समझना है। एक एक बात को समझना, एक एक मीनिंग को समझना है। कह रहा है क्वेश्चन वाला कि एक त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, पहला काम का पॉइंट क्या मिला? बाह्य कोण। अब आपके समझ दिमाग में आया कि सर ये बाह्य कोण होता क्या है, बाह्य कोण को जरा समझाइए, बाह्य कोण क्या होता है। तो मेरे दोस्त बाह्य कोण का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई ये त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ा दो आप, जैसे इसको आगे बढ़ाया तो ये तो कहलाता है अंतः कोण, और ये क्योंकि बाहर बन रहा है इसलिए इसको बोलते हैं बाह्य कोण। तो किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने के बाद जो कोण बना है वो कहलाएगा बाह्य कोण। जैसे इस भुजा को इधर बना बढ़ाया आगे तो ये कोण क्या कहलाएगा? इसका बाह्य कोण। इसी तरीके से अब मैंने इसको बढ़ा लिया, इसको बढ़ा लिया, अब मैं इसको अगर बढ़ा दूं तो ये वाला कोण क्या होगा? बाह्य कोण होगा। तो बाह्य कोण का मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सर एक भुजा को, किसी त्रिभुज की एक भुजा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आगे बढ़ाने के बाद जो कोण बनता है वो कहलाता है बाह्य कोण। तो बाह्य कोण इसमें कौन सा होगा? जैसे मान लो मैंने इस भुजा को आगे बढ़ाया तो ये बाह्य कोण हो गया, इस भुजा को मैंने आगे बढ़ाया तो ये बाह्य कोण, और इस भुजा को अगर आगे बढ़ाया तो ये हो गया बाह्य कोण। तो बाह्य कोण जो नाम आया वो आपको समझ में आया। अब आगे चलते हैं। किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा का बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के, अब यहाँ पे एक प्रिंटिंग एरर है, योग के बराबर होता है। अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब कहोगे कि सर ये अंतः अभिमुख कोण क्या होता है? अंतः का मतलब अंदर, अभिमुख का मतलब जस्ट उसके सामने का कोण। तो जैसे मैंने ये बाह्य कोण लिया तो इसके बाह्य कोण के अंदर की तरफ सामने दो कोण जो मिल रहे हैं वो एक तो ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। देखो ध्यान से आप, इस ये बाह्य कोण अगर मैं ये वाला इंक्लूड करता हूं
तो इसके अंतः अभिमुख कोण कौन होंगे? कोण बी और कोण सी होंगे। तो इसका मतलब मेरे दोस्त ये जो θ1 है ना कोण, वो कोण ए और कोण बी के बराबर होगा, यही बात इसमें लिखा हुआ है। तो आपको एकदम से कहानी समझ में आ गई कि हाँ सर ये बाह्य कोण है आपका और ये दोनों कोण इसके अंतः अभिमुख कोण है। इसी तरीके से अगर मैं θ3 बोलूं कि इसका अंतः अभिमुख कोण कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर ए और सी होगा। देखो ध्यान से, इस कोण के, इस बाह्य कोण के अंतः अभिमुख कोण ए और सी होंगे। इसी तरीके से अगर मैं θ2 बोलूं तो θ2 के अंतः अभिमुख कोण कौन से होंगे? बी और सी होंगे। बात एकदम समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गई तो ये लाइन क्या कह रही है कि त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसी बात को हम लिख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ, सर आप ये कहना चाह रहे हो कि कोण θ1 बराबर होगा कोण ए प्लस कोण बी के। बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। इसको याद भी रखना, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण या बहिष्ठ कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बहुत काम का पॉइंट समझा रहा हूं मैं आपको। अब आगे चलते हैं। θ2 किसके बराबर होगा? तो बी और सी के। इसका मतलब एंगल θ2 बराबर होगा कोण बी प्लस कोण सी के। तो नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसी तरीके से जो θ3 है ना, वो बराबर होगा ए और सी के। इसका मतलब एंगल θ3 बराबर होगा कोण ए प्लस कोण सी के। मुझे लगता है कि ये बात आपको एकदम समझ में आ गई कि हाँ सर एकदम यहाँ तक की कहानी में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे क्या? अब इसके आगे मैं एक काम करता हूँ। ये बातें जो मैंने लिखी इस लाइन से आपको समझ में आ गई होगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, कि किसी भी त्रिभुज का अंतःअभिमुख कोण बहिष्ठ कोण अंतःअभिमुख कोण के बराबर होता है। अब मैं एक छोटा सा इसमें काम कर रहा हूँ। समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ रहा हूँ। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से तीनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? ध्यान से समझना। तो अब आप कहोगे कि सर तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो इधर वाला जुड़ेगा, इधर वाला जुड़ेगा। इधर वाले को जोड़ेंगे तो कोण θ1 प्लस कोण θ2 प्लस कोण θ3 बराबर, इन सब को जब आप जोड़ेंगे तो एंगल ए और एंगल ए, क्योंकि 2 बार एंगल ए जुड़ रहा है, इसलिए एंगल ए और एंगल ए कितना हो जाएगा? 2 एंगल ए। प्लस इसी तरह से बी और बी को जोड़ेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा? 2 एंगल बी। इसी प्रकार से एंगल सी और एंगल सी को जोड़ेंगे तो 2 एंगल सी, ये बन जाएगा आपके पास। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं ना, इन सब में से देखो ध्यान से 2 कॉमन आ रहा है, और 2 अगर कॉमन लिया तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी ये होगा। और आप जानते हैं कि सर ये जो लिखा हुआ है ना आपके पास, ये पूरा हमारे पास त्रिभुज के अंतः कोणों का योग है। और अभी हमने पढ़ा था त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 180 जब आप लिखोगे तो 2 इंटू 180 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। और ये 360 डिग्री आया है कोण θ1 प्लस कोण θ2 प्लस कोण θ3 का मान। इसका मतलब मेरे दोस्त ये आंसर कितना बन गया? ये आंसर बन गया, इस बात का मतलब ये हुआ कि त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और त्रिभुज के तीनों बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये बात हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। और यही लाइन नीचे लिखी हुई है कि त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी जो आपको एकदम आराम से समझ में आ गई होगी। चलिए अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आते हैं आगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के प्रकार। दोस्तों त्रिभुजों के प्रकार को है ना 2 तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। एक तो त्रिभुजों का प्रकार होता है भुजाओं के आधार पे, और एक होता है त्रिभुजों का प्रकार कोणों के आधार पे। तो हम लोग 2 प्रकार से त्रिभुजों का वर्गीकरण करते हैं, एक तो कोण के आधार पे और एक भुजाओं के आधार पे। क्योंकि एक त्रिभुज में 3 तो कोण भी होते हैं और 3 भुजाएं भी होती है। तो भुजाओं के आधार पे जो त्रिभुज का नाम है वो अलग होता है प्रकार, और कोणों के आधार पे इसका अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कोणों के आधार पे, और उसके बाद पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम आते हैं आगे, कोणों के आधार पे वर्गीकरण। दोस्तों अगर कोणों के आधार पे वर्गीकरण की बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जैसे हमने रेखा में पढ़ा था न्यून कोण, रेखा और कोण वाले में,
न्यून कोण, तो न्यून कोण वहां आपने पढ़ा था कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम होता है। वैसे ही सेम त्रिभुज में क्या होगा, एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो वो दोस्तों क्या होगा, वो हमारे लिए न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखिए न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है। आपको देख के लग गया कि हाँ सर ये त्रिभुज ABC जो है ना, इसके सारे कोण 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले में कि सर अब सेकंड नाम क्या है। दोस्तों सेकंड नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल माने समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होगा, तो हमने कोण और एंगल वाले में पढ़ा था समकोण। समकोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो। तो वैसे समकोण त्रिभुज में क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और बाकी के दोनों कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी न्यून कोण हो, ऐसा त्रिभुज कहलाता है समकोण त्रिभुज। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री तथा दो न्यून कोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है कि सर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये 90 डिग्री अगर कोण है तो निश्चित रूप से ये दोनों कोण 90 से कम होंगे, 90 से कम होंगे, तभी तो त्रिभुज के कोणों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसका मतलब एकदम बात समझ में आ गई कि सर इसको ही समकोण त्रिभुज बोला जाता है। तो मुझे लगता है दो बात आपको समझ में आ गई है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे अगले की तरफ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। जैसा अधिक कोण हमने वहां पढ़ा था कोण वाले टॉपिक में कि ऐसा कोण जो 180 से ज्यादा हो, वही बात यहाँ है, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो वो कैसा होगा, अधिक कोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। और इसमें आपको क्लियर देख के लग गया कि सर ये जो कोण है ना आपका, ये 90 से ज्यादा है और ये 90 से ज्यादा है, मतलब ये कैसा कोण हो गया, तो आप कहोगे सर ये जो त्रिभुज है वो अधिक कोण त्रिभुज आ चुका है हमारे पास। तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से एक एक बात आपको समझ में आ गई कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, एकदम आराम से तीनों बातें क्लियर हो गई है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन से जानते हैं कि एग्जाम में इस परिभाषा पे जो डेफिनेशन है इन पर भी क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। हम एक एक बेसिक बातों को सीख रहे हैं और उन बेसिक बातों पर भी एग्जाम वाला क्वेश्चन बना लेता है। वो क्वेश्चंस कैसे बनाता है, उन क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों के माप का अनुपात दिया हुआ है। तीनों कोणों के माप का अनुपात अगर दिया है तो कह रहा है कि एक त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण है और अधिक कोण है। यह आपसे एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। अपन जितने भी क्वेश्चन करते हैं ना, वो किसी न किसी एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन होते हैं, उनके पेपर से उठाया जाता है ये क्वेश्चंस और इनको फिर टाइप करते हैं हम लोग और टाइप करके फिर आपको बताते हैं। मैंने एग्जाम के क्वेश्चन है और एग्जाम का क्वेश्चन डेफिनेशन पे आ रहा है। ये आप सोचिए कि जो अभी तक हमने पढ़ा, सिर्फ क्या पढ़ा है कि त्रिभुजों के प्रकार में परिभाषा ही तो पढ़ी है, उन पर भी आधारित सवाल आता है। उनको कैसे पहचानना होता है वो देखिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया है, तो मान लो तीनों कोण θ1, θ2 और θ3 है और इनका अनुपात दिया हुआ है 3:4:8। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि किस तरह का त्रिभुज है और ये त्रिभुज के कोणों का अनुपात है। तो मेरे दोस्त आप कहोगे ना कि सर हम तो तीनों त्रिभुजों के कोणों के योग का मान जानते हैं कि 180 डिग्री होता है और अनुपात में कितना होगा, 4 और 3 7 और 8 15। इसका मतलब मेरे दोस्त 15 अनुपात की जो वैल्यू है ना वो 180 डिग्री होगी। तो इसका मतलब यहाँ से एक अनुपात की वैल्यू 12 डिग्री, एक अनुपात के दोस्त मेरे अगर 12 डिग्री वैल्यू आई है तो अब आप सारे कोण का मान निकाल दो। तो अब आप कहोगे कि सर 3 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 36 डिग्री, 4 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 48 डिग्री और 8 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 96 डिग्री। 12 से सबको गुणा कर दिया है क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू 12 डिग्री थी। तो आप मुझे बताओ, अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 36 डिग्री
एक कोण 48 डिग्री और एक 96 डिग्री है, तो कैसा त्रिभुज होगा। तो अभी हमने त्रिभुज की परिभाषा पढ़ी थी, अधिक कोण त्रिभुज की, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो। तो आपको देख रहे हो एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा मिल गया, यानी कैसा त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बेहद आसान क्वेश्चन है, एकदम परिभाषा पे आधारित है, लेकिन ऐसे आसान आसान क्वेश्चन भी अगर हमारी नजरों के सामने से एक बार गुजर जाए ना, तो पेपर में आएगा तो हम गलत नहीं करेंगे, इसलिए ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए ही है। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का माप का अनुपात दिया है। फिर से वही त्रिभुज के तीनों कोणों के माप का अनुपात दिया हुआ है। तो आप कहोगे कि सर माप का अनुपात दिया है 3:2:1, तो टोटल कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इनको जोड़ो, कितना होगा 3 और 2 5 और 1 6, यानी 6 अनुपात की वैल्यू 180 डिग्री। तो एक अनुपात की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर 3 6 3 18 23 डिग्री। अगर एक अनुपात की वैल्यू 30 डिग्री है मेरे दोस्त, तो 3 अनुपात की वैल्यू 90 डिग्री, 2 अनुपात की वैल्यू 60 डिग्री और एक अनुपात की वैल्यू 30 डिग्री। अब आप मुझे बताओ, अगर किसी त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री और बाकी दो कोण न्यून कोण, तो कैसा त्रिभुज होगा। तो आपका तुरंत जवाब आएगा कि सर ये तो समकोण होगा, समकोण त्रिभुज होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। एकदम बेसिक बेसिक बातों को सीखते हुए, धीरे धीरे अपन सीखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ेंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ये मुश्किल सा टॉपिक जो ज्योमेट्री का है ना, जिसको लोग बहुत मुश्किल समझते हैं, बहुत मुश्किल बना देते हैं, हम उसको एकदम आसान बना के आप तक पहुंचाएंगे, एकदम हलवा बना के पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे को पढ़ते हैं। एक त्रिभुज में सभी कोणों के मान पूर्णांक है, सारे कोण पूर्णांक है, मतलब ये हुआ कि कोई भी कोण का मान दशमलव में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, सारे के सारे पूर्णांक आने वाले हैं। ठीक है सर, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा उनके मापों का अनुपात नहीं हो सकता है। कौन सा अनुपात उन कोणों का अनुपात नहीं होगा, ये बात आपसे पूछा गया, जबकि सारे के सारे कोण पूर्णांक होने चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप जरा सोचिए, वो अनुपात आपका आंसर नहीं होगा जो 180 को नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि जो अनुपात 180 को नहीं काटेगा, वहां से एक अनुपात की वैल्यू जब आप निकालेंगे ना, तो वो मेरे दोस्त पूरा पॉइंट में आएगा। और अगर पहले ही आप अनुपातों का योग का भाग दोगे और वो अगर पॉइंट में आ रहा है, माने एक अनुपात की वैल्यू पॉइंट में आ रही है, तो सारे कोण पॉइंट में आएंगे, वो फिर पूर्णांक आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब वो अनुपात हमारा आंसर नहीं होगा जिस अनुपात का योग 180 डिग्री को ना काट सके। माने कुल मिला के आपसे यही तो पूछा है, कौन सा आंसर नहीं होगा। तो हमारा जवाब यह है कि जो 180 डिग्री को पूरी तरह से नहीं काट पाए। तो आप देखो, तो इन दोनों के कोणों का योग जोड़ो, इनको अनुपात जोड़ो, कितना आएगा 6, और 6 अनुपात 180 को काटता है, 6 अनुपात 180 को पूरा पूरा काटता है, माने ये आंसर देगा, इससे पूर्णांक आंसर आएंगे। लेकिन हमको कौन सा अनुपात नहीं चाहिए, माने कौन सा अनुपात पूर्णांक नहीं देगा वो ढूंढना है। तो ये देगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? फिर से समझो, ये कह रहा है इसको, तो इसको जोड़ो अनुपातों को, तो 4 और 3 7 और 5 12, 12 180 को काटेगा तो पूर्णांक में आएगा, क्योंकि पूरा पूरा कटता है। 12 से 180 15 बार पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब इससे जो कोण आएंगे वो पूर्णांक आएंगे। लेकिन हमको पूर्णांक नहीं चाहिए, हमको तो पूछा है ना कौन सा अनुपात नहीं होगा आंसर, तो हमारा आंसर बी भी नहीं होगा। इसी तरीके से इनको जोड़ो, 6 और 5 11 और 7 18, ये भी 180 को काटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 6 7 13 और 8 21, 21 180 को नहीं काटता है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। और ये आंसर नहीं होगा तो ये हमारा सही जवाब है, क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन वाले ने आपसे कौन सा अनुपात नहीं होगा ये मांगा था। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। एकदम आराम से समझ में आ गया, जो 180 को नहीं काटेगा वही हमारे लिए सही जवाब था। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं कि त्रिभुज को कोणों के आधार पे वर्गीकरण तो पढ़ लिया, अब सर भुजाओं के आधार पे जरा बताओ कि भुजाओं के आधार पे त्रिभुज को कैसे बांटते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं हम लोग भुजाओं के आधार पे वर्गीकरण। तो दोस्तों भुजाओं के आधार पे जो सबसे पहला है ना, वो स्केलिन ट्रायंगल्स है।
स्क्लीन ट्रायंगल से नहीं, विषम बाहु त्रिभुज। तो जैसा इसका नाम है ना वैसा ही इसकी डेफिनेशन होगी। विषम और बाहु, दो चीजें, बाहु माने भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। स्क्लीन ट्रायंगल कहलाएगा जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हो। अब कोणों की बात नहीं चल रही, लंबाइयों की बात चल रही, ठीक है। तो तीनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, अलग अलग। तो आप देखो यहाँ पे, तो इसकी डेफिनेशन हो गई, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां तथा तीनों कोण भी अलग अलग हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये भुजा की लंबाई और एसी भुजा में अगर देखा जाए तो आप कहोगे ना कि सर एसी से ना बीसी बड़ी है और ए बी सबसे बड़ी हो गई। तो कैसा हो गया, तीनों की लंबाइयां अलग अलग आ गई, और तीनों की लंबाइयां अलग अलग आने का मतलब ये विषम बाहु त्रिभुज है। तो मेरे दोस्त इसका आंसर होगा ये विषम बाहु त्रिभुज। ये विषम बाहु त्रिभुज की डेफिनेशन होगी। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे। विषम बाहु त्रिभुज या स्क्लीन ट्रायंगल के बाद आते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज, यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जैसा इसका नाम है वैसा इसका डेफिनेशन है। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। इसका मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि ए बी और ए सी बराबर है, तो कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसका मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं में से दो भुजाओं की लंबाइयां समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ एक बात और सीखना, मान लेते हैं कि ये कोण x है और ये कोण y है। तो मेरे दोस्त अगर ये दोनों भुजाएं समान है ना, ये दोनों और ये दोनों भुजाएं, तो किसी भी त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। माने ये भुजा और ये भुजा की लंबाई बराबर है, तो इनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इस बात को जरा हम लिख भी लेते हैं कि यह हमारे काम की बात है कि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के आमने सामने के, या सम्मुख लिख दो ज़्यादा बेटर रहेगा, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते। का मतलब हम ये कह सकते हैं, का मतलब हम इस बात को कह सकते हैं कि यदि, अगर मैं आपसे कहूं कि यदि भुजा ए बी बराबर है ए सी के, अगर भुजा ए बी ए सी के बराबर है, तो मेरे दोस्त कोण ये वाला बी और सी भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी कोण बी बराबर होगा कोण सी के, या आप ये बोल सकते हो कि कोण एक्स कोण वाई के बराबर होगा। तो समान भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अब आपको समद्विबाहु त्रिभुज समझ में आया। तो अब आगे चलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के बाद अगला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, सभी भुजाएं समान हो तो वो त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों बराबर होंगे तो कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। यानी इसके अंदर क्या होगा, इस समबाहु त्रिभुज में ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा, तीनों भुजाओं की लंबाई समान। अगर मेरे दोस्त तीनों भुजाओं की लंबाई समान है तो निश्चित रूप से इनके आमने सामने के तीनों कोण भी बराबर होंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल इसमें तीनों कोण बराबर होंगे, और अगर मेरे दोस्त तीनों कोण बराबर है तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो अगर 180 डिग्री में 3 का भाग देंगे तो 60 डिग्री, माने प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का आएगा, 60 डिग्री। तो ध्यान रखना समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। माने हम ये यहाँ से कह सकते हैं, इसका मतलब कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री, तीनों कोण आपस में बराबर होंगे और 60 डिग्री। तो यहाँ से एकदम यहाँ तक की बातों में कोई दम नहीं है, एकदम आराम से चीजें समझ में आ गई। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। और अब हम ये जानना चाहते हैं कि सर कोणों के आधार पर तो हम लोग त्रिभुज को पहचान लेते हैं। मान लीजिए अगर ऐसा हो, एग्जाम में एग्जामिनर अगर हमको एग्जाम में भुजाओं की केवल लंबाई दे, कोण दे ही नहीं, कोण ना दिया जाए और भुजाओं की लंबाई दे, तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि अधिक कोण है, समकोण है, न्यून कोण है? ये बात हम कैसे जानेंगे? इस बात को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आइए, हमारे पास ये लिखा हुआ है सारा कुछ, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारे पास एक भुजा जो सबसे बड़ी है वो सी है, सी भुजा सबसे बड़ी है। अब आते हैं दोस्तों, जब अगर भुजाओं की आपको लंबाई देना कि भुजाओं की लंबाई दी है, किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा ये पता करना होगा, तो आप क्या कीजिए, जो दो छोटी भुजाएं हैं ना, जैसे मैंने इसमें सी को सबसे बड़ा मान लिया, तो इसका मतलब निश्चित रूप से कि सर ए और बी जो होगा ना वो दो छोटी भुजाएं होंगी, ए और बी दो छोटी भुजाएं। तो यहाँ से निश्चित रूप से हमारे को एक बात क्लियर हो गई कि ए और सी बी जो है ना वो सबसे दोनों छोटी होंगी, सी सबसे बड़ा है। तो आप क्या करिए, इन दोनों छोटी भुजाओं का वर्गों का योग कर लीजिए, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करिए और तीसरी भुजा का भी वर्ग कर लीजिए। अगर ये योग करने के बाद माने दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से अगर छोटा आ जाए, वर्ग से अगर छोटा आ जाए, तब तो मेरे दोस्त बनेगा वो अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर आ रहा है, यानी बड़ी भुजा के स्क्वायर से छोटा आ गया, तो निश्चित रूप से वो कैसा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज। लेकिन अगर ये इससे बड़ा आ जाए तो बनेगा मेरे दोस्त न्यून कोण त्रिभुज, और अगर ये बराबर आ जाए तब बनेगा समकोण त्रिभुज। तो एकदम आसान सा बातें हैं, जो इतना सारा यहाँ पे लिखा हुआ है तामझाम, उसको मैंने सिर्फ एक ही लाइन में यहाँ पे सब समझा दिया कि आपको क्या करना है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग निकालना है और उसका मान जो सबसे बड़ी भुजा है ना उसके वर्ग से कंपेयर करना है। अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा आ जाए तो अधिक कोण, बड़ा आ जाए तो न्यून कोण, और बराबर हो जाए तो समकोण त्रिभुज। बेहद आसान सी बात थी। अब वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि मान लो एक त्रिभुज है, इसमें ये भुजा सबसे बड़ी है, ये दोनों छोटी छोटी है, तो ये कह रहा है कि अगर इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा है तो कैसा त्रिभुज होगा? न्यून कोण। और अगर बराबर होगा तो कैसा होगा? समकोण। और अगर छोटा हो गया तो कैसा होगा? अधिक कोण। उसी बात को हमने यहाँ पर लैंग्वेज में भी आपके सुविधा के लिए लिख के दे दिया है कि अर्थात त्रिभुज एबीसी की सबसे बड़ी भुजा सी हो तथा शेष दो अन्य भुजाएं ए और बी हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू सी स्क्वायर होगा तो वह न्यून कोण त्रिभुज होगा, इक्वल टू होगा तो समकोण त्रिभुज होगा, और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान छोटा होगा सी स्क्वायर से तो वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो मुझे लगता है इस सारी बातों को मैंने बहुत आराम से कम टाइम में आपको समझा दिया कि हाँ सर, अगर हमको कोण देगा तब तो कोण के आधार पे पता कर ही लेंगे कि अधिक कोण है कि न्यून कोण है कि समकोण है, लेकिन अगर भुजाएं देगा तब भी हम लोग पता कर लेंगे। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं कि सर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन करके बताइए ताकि हमको मालूम पड़े कि इस बात का क्वेश्चन में क्या एप्लीकेशन है। तो आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उनसे बातों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 6, 7 और 12 भुजाओं की लंबाई वाला एक त्रिभुज होगा, कैसा त्रिभुज होगा ये पूछा है। भुजाओं की लंबाई दे रखी है, तो आप मुझे बताइए आप क्या करेंगे, दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का मान निकालिए, कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, तो 36 और 49 को जोड़ेंगे तो 85 आ जाएगा, साथ 85 आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 85 आएगा। बात समझ में आ गई। अब जरा 12 का स्क्वायर करो, तो आप कहोगे सर 12 का स्क्वायर तो आ जाएगा 144। आप मुझे बताओ 85 छोटा होता है कि बड़ा होता है? आप कहेंगे सर छोटा होता है, और 144 बड़ा होता है। इसका मतलब दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग 12 यानी बड़ी भुजा के वर्ग से कैसा है? छोटा है। और अगर बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा है तो आप याद करिए कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो आप कहेंगे सर अभी हमने पढ़ा था अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा अगर है तो इसका मतलब ये होगा कि सर वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। यानी ये सवाल कैसा होगा?
अधिक कोण त्रिभुज का होगा। तो आपको एकदम बात समझ में आ गई कि हाँ सर अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। तो ऐसा सवाल अगर भुजाओं से आएगा तो भी हम आराम से पता कर लेंगे। अब चलते हैं आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब आते हैं सेकंड कि 6, 8 और 9 भुजाओं की लंबाई वाला एक त्रिभुज अवश्य होना चाहिए। कैसा त्रिभुज होना चाहिए ये बात आपसे पता करना है। तो आप मुझे बताइए, आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप कहेंगे सर 6 का स्क्वायर निकालेंगे, 8 का स्क्वायर निकालेंगे, 9 का स्क्वायर निकालेंगे और इनमें रिलेशन देखेंगे क्या है। तो बताइए 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 को जोड़ने पर होता है 100 और 9 का स्क्वायर होता है 81। सबको मालूम पड़ रहा है कि सर 100 बड़ा होगा। एकदम आराम से सोचिए, 36 + 64 100, तो ये वाला तो हो रहा है 100 और ये हो रहा है 81, तो निश्चित रूप से ऊपर वाला बड़ा है और ऐसी सिचुएशन में आंसर होता है न्यून कोण त्रिभुज। तो कितना सिंपल है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, न्यून कोण त्रिभुज। तो बेहद आसान है। ऐसे ये सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन हमको एक बार पता होना चाहिए और एक बार जब हमको मालूम पड़ जाएगा तो डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे हम लोग। और एकदम आसान भाषा में मैं सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज्योमेट्री जिससे आपको बहुत तकलीफ होती थी, तो अक्सर देखा गया है कि मैथ्स में ज्योमेट्री में बच्चा स्ट्रगल करता ही करता है ना, प्रॉब्लम उसको आती ही आती है, लेकिन हम एकदम एक एक चीज़ों को आसान बना बना के आप तक पहुँचा रहे हैं ताकि आपको इंटरेस्ट आए, आपको प्रॉब्लम ना आए, इंटरेस्ट आना चाहिए मैथ्स। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्त बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन को देखिए। तो थर्ड क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे तो कहेंगे 12 और 14 तो सर ये तो खुद होता है 26 और ये तीसरी भुजा भी 26 है। तो आप मुझे बताओ, अभी आप कहोगे कि सर आपने पहले स्लाइड में सबसे पहले यही बताया था कि दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज को बनने की क्या कंडीशन होती है, उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। जबकि यहाँ पर तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बराबर आ गया है। देखो दो भुजाओं का योग 26 तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब सर ये त्रिभुज निश्चित रूप से नहीं बनाएगा। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया कि दो भुजाओं का योग जो है ना वो तीसरी भुजा के से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, वरना वो त्रिभुज नहीं बनेगा, फिर वो एक लाइन बनने लग जाएगी। तो मतलब आंसर हो गया हमारा, ये भी गलत हो गया, भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमने आपका थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया है। चलिए तो दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आज की क्लास हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और आज की क्लास में एकदम बेसिक बेसिक बातें सीखी हमने। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, उस प्रकार पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो बेसिक बेसिक सारी बातें हमने सीखी। कुछ और बेसिक जो कहानियाँ हैं त्रिभुज की वो हम लोग कल सुनेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको ये लेक्चर्स कैसे लगे, आपको क्या ये त्रिभुज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।